हाँ, नमस्कार दोस्तों। पिछली जो अपनी क्लास चल रही थी, सूचकांक वाली जो क्लास चल रही थी, इंडेक्स नंबर है, सूचकांक, उसमें अपने ये पढ़ लिया था कि भई सूचकांक के क्या होते हैं, सूचकांक क्या यूज़ क्या यूज़ होता है सूचकांक का। फिर आपने ये भी पढ़ लिया था कि भई सूचकांक की क्या विशेषताएँ होती हैं और सूचकांक के निर्माण के लिए कौन-कौन सी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, ये अपने पिछली क्लास में अपने पढ़ चुके थे। इस क्लास में अपन ये पढ़ेंगे कि भई सूचकांक कैसे बनाए जाते हैं। तो अगर अपन देखते हैं कि भई भारांकन की दृष्टि से सूचकांक के 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण या अभारित सूचकांक और दूसरा आपका कौन-सा होता है भारित सूचकांक। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि भई साधारण सूचकांक या अभारित सूचकांक और भारित सूचकांक में डिफरेंस क्या होता है। देखो, सूचकांक बनाते समय अपन ने पढ़ा था कि भई सूचकांकों के लिए अपने को वस्तुओं का चुनाव करना पड़ता है। वस्तुओं का चुनाव करना पड़ता है मतलब अपने को प्रतिनिधि वस्तुएं लेनी होती हैं, प्रतिनिधि वस्तुओं का चुनाव करना पड़ता है। मतलब एक वस्तु, ये मान लो कि एक टोकरी है, इसमें बहुत सारी वस्तुएं जिनको लोग यूज में लेते हैं। ज्यादातर लोग जिन वस्तुओं को काम में लेते हैं मतलब प्रतिनिधि वस्तुएं हैं, प्रमाणित वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं की अपने एक टोकरी ले ली और उस टोकरी में मतलब उन वस्तुओं की कीमतों में सामूहिक रूप से उनकी कीमतों में कितना परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन अपन किससे मापते हैं? सूचकांक से मापते हैं। अब बात अपन करें साधारण या अभारित सूचकांक और भारित सूचकांक क्या होता है। देखो, जिन वस्तुओं को अपने सूचकांकों के निर्माण के लिए चुना है, यदि उन सारी वस्तुओं को समान महत्व देते हैं अपने या सबका भार समान रखते हैं, समान महत्व या समान भार दे करके जिन वस्तुओं से सूचकांक ज्ञात करते हैं उसको तो अपन बोलते हैं साधारण सूचकांक। आप सीधी लैंग्वेज ऐसे याद रख लो कि साधारण सूचकांक में या अभारित सूचकांक में शामिल सभी वस्तुओं का महत्व क्या होता है? समान होता है। जबकि भारित सूचकांक में क्या होता है? भारी सूचकांक में होता है कि इस सूचकांक में जो भी वस्तुएं शामिल हैं उन वस्तुओं का सापेक्षिक महत्व क्या होता है? अलग अलग होता है। क्योंकि अपने को ये पता है कि दैनिक जीवन में अपन जिन वस्तुओं को काम में लेते हैं वो सारी वस्तुएं अपने लिए एक जैसी महत्वपूर्ण नहीं होती। भाई, अनाज जितना महत्वपूर्ण है नमक उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मोबाइल जितना महत्वपूर्ण है दूसरी चीज उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो कहने मतलब जिन वस्तुओं को अपन व्यवहार में काम में लेते हैं व्यवहारिक जीवन में, उन वस्तुओं का सापेक्षिक महत्व अलग अलग होता है। इसलिए उन वस्तुओं को अलग अलग इंपॉर्टेंस देते हैं। उनको इम्पोर्टेंस के हिसाब से या महत्व के हिसाब से अपन उनको भार दे करके जो सूचकांक ज्ञात करते हैं उसको अपन बोलते हैं भारित सूचकांक। तो आपको सीधी सीधी लैंग्वेज में ये पता हो जाना चाहिए, क्वेश्चन आ जाता है कि भारी सूचकांक और अभारी सूचकांक में डिफरेंस क्या है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लें तो आपको ध्यान रखना है साधारण या अभारी सूचकांक में वस्तुओं का महत्व महत्व या भार, वेटेज क्या रहता है? समान। बस ये लाइन आपको याद रखनी है। भारी सूचकांक में क्या होता है? वस्तुओं का भिन्न 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 भार या महत्व को ध्यान में रखा जाता है, ध्यान में रखा जाता है। मतलब वस्तुओं के भिन्न भिन्न महत्व है क्योंकि अपन दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं को अपन काम में लेते हैं उनकी इंपॉर्टेंस अलग अलग होती है। तो उनके सापेक्षिक महत्व को ध्यान में रख करके जो सूचकांक ज्ञात किया जाता है वो सूचकांक क्या कहलाता है? भारित सूचकांक कहलाता है। अब यदि क्वेश्चन आ जाए कि जनरली जो अपन सूचकांक बनाते हैं, जैसे देखो सूचकांक अपन बनाते हैं तो दो तरह के सूचकांक बनते हैं। एक तो होता है जिसको अपन बोलते हैं थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक जिसको बोलते हैं WPI, मतलब होल प्राइस इंडेक्स। दूसरा अपन बनता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक,
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, और इसको अपन बोलते हैं सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखो मैं आपको बात करेंगे, अपन बात करेंगे किसकी, कीमत सूचकांक की। किसकी बात कर रहे हैं, कीमत सूचकांक, प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, कीमत सूचकांक भी हो सकते हैं, उत्पादन सूचकांक भी हो सकते हैं, आय सूचकांक भी हो रहे हैं। जब अपन कीमत सूचकांक की बात करते हैं तो आपको पता है दो तरह की कीमतें होती हैं, या लोग जिन वस्तुओं को खरीदते हैं तो उन वस्तुओं के दो तरह के भाव होते हैं। एक तो उनके थोक भाव होते हैं जिसके ऊपर व्यापारी खरीदते हैं, एक उपभोक्ता मूल्य होते हैं, मतलब रिटेल प्राइस होती है, या खुदरा कीमतें होती हैं जिनके ऊपर उपभोक्ता खरीदते हैं। तो थोक मूल्य सूचकांक है वो तो ये बताता है कि वस्तुओं के थोक भाव में कितना चेंज आया है। मतलब उदाहरण के रूप में 2011 में सूचकांक में जो वस्तुएं शामिल की गई थी उन वस्तुओं की प्राइस क्या थी, और 2015 में उन वस्तुओं की प्राइस क्या होगी, मतलब कितने परसेंट चेंज होगी। कौन सी प्राइस हैं, कौन सी कीमतें, थोक कीमतें। थोक कीमतों में कितना चेंज आया है उसको ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, थोक मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ज्ञात करने के लिए अपन जिन वस्तुओं के आधार पर अपने सूचकांक ज्ञात किया था, सूचकांक का निर्माण किया था, उन वस्तुओं की खुदरा कीमतों या रिटेल प्राइस में कितना चेंज आया है आधार वर्ष की तुलना में, तो वो चेंज ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ज्ञात करते हैं। अब वो चाहे आप थोक मूल्य सूचकांक ज्ञात करो, ठीक है ना, अगर थोक मूल्य सूचकांक ज्ञात करते हैं तो सभी वस्तुओं को यदि समान महत्व देकर के ज्ञात कर रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा, साधारण या अभारी सूचकांक। और यदि वस्तुओं का सापेक्षिक महत्व अलग अलग सापेक्षिक महत्व देकर के सूचकांक ज्ञात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा, भारी सूचकांक। वैसे आप सीपीआई ज्ञात कर रहे हो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ज्ञात कर रहे हो, तो वही बात है, अगर इस सूचकांक में शामिल सभी वस्तुओं को समान महत्व देकर के आपने सूचकांक निकाला है तो सूचकांक कौन सा होगा, साधारण या अभारी सूचकांक। यदि इस सूचकांक में शामिल वस्तुओं का सापेक्षिक महत्व अलग अलग देकर के आपने सूचकांक निकाला है तो वो कौन सा होगा, भारित सूचकांक। जनरली जो अपन सूचकांक की बात करते हैं या अखबारों वगैरह में जो सूचकांक अपन पढ़ते हुए, सूचकांक इतना बढ़ गया, ये सूचकांक इतना बढ़ गया, इस सूचकांक के आधार पर, मतलब डब्ल्यूपीआई के आधार पर मुद्रास्फीति इतनी है, सीपीआई के आधार पर मुद्रास्फीति इतनी है, तो ये जो सूचकांक जनरली बनते हैं वो सूचकांक कौन से बनते हैं, भारित सूचकांक ही बनते हैं। इनका यूज नहीं होता, यूज किसका होता है, भारी सूचकांक का होता है। अब अपन बात करेंगे भाई सूचकांकों के निर्माण की विधियां कितनी है। तो चाहे आप साधारण सूचकांक बना लो, चाहे आप भारी सूचकांक बना लो, सूचकांक निर्माण की दो रीतियां होती हैं। जैसे अपन बात करें साधारण सूचकांक बनाना आपको या अभारी सूचकांक बनाना है तो इसकी दो रीतियां हैं। पहली रीति को बोलते हैं सरल समूही रीति, दूसरी रीति को अपन बोलते हैं मूल्यानुपातों की माध्य रीति, मूल्यानुपातों की माध्य रीति। मतलब आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि साधारण या अभारित सूचकांक ज्ञात करने की कितनी विधियां होती है, तो आपका उत्तर होना चाहिए दो विधियां होती हैं, सरल समूह रीति, दूसरी मूल्यानुपातों की माध्य रीति। यदि क्वेश्चन आ जाए भारित सूचकांक ज्ञात करने की कितनी विधियां होती हैं तो ये दो विधियां क्या होती हैं, भारित सूचकांक ज्ञात करने की होती है। इन विधियों को अपन ऐसे लिख देते हैं, भारित समूही, भारित समूही रीति, समूही रीति, भारित समूही रीति। दूसरे का आपका नाम हो जाएगा मूल्यानुपातों की, मूल्यानुपातों की भारित माध्य रीति, भारित माध्य रीति, माध्य रीति। दोबारा सुन लो, देखो भार के हिसाब से सूचकांक दो तरह की होगी, एक को अपन कहेंगे साधारण या अभारी सूचकांक, दूसरे को अपन कहेंगे भारी सूचकांक। साधारण या अभारी सूचकांक में सभी वस्तुओं का महत्व क्या होता है, समान होता है, और भारी सूचकांक में
वस्तुओं का सापेक्षिक महत्व क्या होता है, अलग अलग होता है। या अपन ये कह सकते हो कि अलग अलग सापेक्षिक महत्व दे करके या अलग अलग भार दे करके जो सूचकांक ज्ञात किए जाते हैं उसको अपन बोलते हैं भारित सूचकांक। फिर क्वेश्चन आ जाए भाई सूचकांक निर्माण की कितनी रीतियां होती हैं, तो दो मेथड होते हैं, चाहे आप साधारण सूचकांक बना लो चाहे आप भारी सूचकांक ज्ञात कर लो, दो रीतियां होती हैं। दोनों के नाम आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं सरल समूह रीति, इसको बोलते हैं भारित समूह रीति। जैसे इसको बोलेंगे मूल्यानुपातों की माध्य रीति, उसको बोल देंगे मूल्यानुपातों की भारित माध्य रीति। अब इन रीतियों से सूचकांक कैसे ज्ञात किया जाता है, तो मैं पहले ये ले रहा हूं फिर उसके बाद भी अपने ये लेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं साधारण या अभारित सूचकांक। अभारित सूचकांक पहले सबसे पहले ये ले रहे हैं। अभारित को ये क्या बोलते हैं, साधारण सूचकांक बोलते हैं। इसमें सबसे पहली विधि कौन सी बताइए, सरल समूही रीति। समूही रीति, इस रीति से सूचकांक कैसे याद करते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं अपन। जैसे अपन यहां पर लेते हैं कि भाई सूचकांक में तीन वस्तुएं अपने क्या की हैं, शामिल की हैं। तीन वस्तुएं आपकी है ए, बी और सी, और ये जो तीन वस्तुएं हैं इनकी 2011 में जो प्राइस है वो दे रखी है। जैसे इसकी 2011 में प्राइस अपन मान लेते हैं कि 10 रुपये है, 15 रुपये है, 20 रुपये है। ये 2011 में क्या दे रखी है, इनकी प्राइस दे रखी है। और 2015 के अंदर जो प्राइस दे रखी है 2015 में इनकी जो प्राइस दे रखी है वो मान लेते हैं कि 10 वाली जो वस्तु की प्राइस है वो तो कितनी होगी, 15, और 15 वाली की प्राइस कितनी होगी, 20 होगी, और 20 वाली की प्राइस कितनी होगी, 30 होगी। अब आपको सूचकांक ज्ञात करना है। सूचकांक ज्ञात करेंगे तो आपको ये जरूर देगा कि भाई आधार वर्ष कौन सा है। तो अगर आपको आधार नहीं, देखो आप 2015 का भी निकाल सकते हो, आपसे ये पूछ सकते हैं कि भाई 2017 का सूचकांक निकालो या 2018 का सूचकांक निकालो, ये भी इनमें से कोई भी आपको दे सकते हैं। जैसे ये 15 वाली वस्तु है 2017 में 20 की होगी, 20 वाली ये 30 की होगी, 30 वाली मान लो कितने की होगी, 40 की होगी, और जो 20 वाली वस्तु है वो 2018 में अपने मान लेते हैं कि कितने की होगी, 25 की होगी, 30 वाली है वो 35 की होगी, 35 वाली अपने मान लेते हैं 45 की होगी। अब आपसे ये इस तरह के दे करके ये पूछ सकता है कि वर्ष 2011 को आधार मान करके 2015 का सूचकांक निकालो, या 15 ने पूछ के आपसे पूछे 2017 का बताओ या 2018 का सूचकांक बताओ, कोई भी पूछा जा सकता है। अपन एग्जाम्पल के रूप में ये दो ही चीजें ले रहे हैं कि आपको 2011 को आधार मान करके 2015 का सूचकांक ज्ञात करना है। तो अपन ने पढ़ा था सूचकांक ज्ञात करने की दो विधियां होती है। पहली विधि सरल समूह रीति से अपन करेंगे, तो कैसे करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना है, आधार वर्ष की जो प्राइस है उसको अपन बोलते हैं P0, इनका आप क्या कर लो, योग कर लो। तो आधार वर्ष की प्राइस का आप योग करके नीचे लिख दो। जैसे इनकी प्राइस का योग कितने हो गए, 30, 40, 45, तो ये हो गया आपका 45। फिर आपको क्या करना है, प्रचलित वर्ष की कीमतों का योग करना है, जिसको अपन लिखेंगे सिग्मा P1, इनका आप योग कर लो। 30, 20, 50, 60, 65, ये कितना हो गया, 65 हो गया। अब आपको सूचकांक ज्ञात करना है, तो सूचकांक के लिए लिखा जाता है P01, ये आधार वर्ष के लिए आता है 0, ये 1 आता है प्रचलित वर्ष के लिए, और ये P किसके लिए आ गया, प्राइस के लिए आ गया। तो सूचकांक का सूत्र क्या हो जाएगा, रीति कौन सी है, सरल समूही। इसका मतलब माध्य कीमतों का समूह कर लो, निकाल लो, और प्रचलित वर्ष की कीमतों का समूह निकाल दो। तो इसको अपन ऐसे लिखेंगे सिग्मा P1 बट्टा सिग्मा P0 गुणा 100। यह आपका सूत्र कौन सा हो गया, सरल समूह रीति का सूत्र हो गया। P1 की जगह अपन क्या लिख देंगे, सिग्मा P1 की जगह लिखेंगे अपन 65, P0 की जगह अपन क्या लिखेंगे 45 और गुणा 100। इसको आप हल कर लेना, तो ये आपकी कौन सी विधि से सूचकांक आ जाएगा, सरल समूह रीति से सूचकांक आ जाएगा। ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको ये दे दे कि भाई आप मूल्य अनुपातों की माध्य रीति से याद करो, तो एक तो आपको ये सूत्र याद रखना है। दूसरी विधि लिख रहा हूं मैं, आपको ये जो क्वेश्चन है वो ये कह दे कि भाई आप मूल्य अनुपातों की माध्य रीति से सूचकांक ज्ञात करो, तब कैसे ज्ञात करोगे, ये का यही क्वेश्चन है, और इसको आपने इस तरह से करना। फिर
मूल्य अनुपातों की माध्य रीति से सूचकांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? मूल्य अनुपात। मूल्य अनुपातों को अपन बोलते हैं आर, रिलेटिव्स। आर का मतलब होता है कि आप प्रत्येक वस्तु की प्रचलित वर्ष की कीमत को आप डिवाइड किससे करोगे? आधार वर्ष की कीमत से, और गुणा क्या लिखोगे आप? 100। कई बार एग्जामों में तो आपको ये पूछ लेते हैं भाई मूल्य अनुपात का सूत्र क्या होता है? तो ध्यान रखना, मूल्य अनुपात का सूत्र क्या होता है? आर, मतलब मूल्य अनुपात या रिलेटिव। प्रचलित वर्ष की कीमत, हर वस्तु का निकलेगा मूल्य अनुपात, तो प्रचलित वर्ष की प्राइस आधार वर्ष की प्राइस गुणा क्या करोगे? 100। तो P1 का मतलब प्रचलित वर्ष की प्राइस, P0 मतलब आधार वर्ष की प्राइस। तो ये आपका मूल्य अनुपात का क्या हो गया? सूत्र हो गया। कैसे निकालोगे मूल्य अनुपात? है प्रचलित वर्ष की कीमत है 15, आधार वर्ष की कीमत है, देखो ए वस्तु का निकाल रहे हैं पहले। ए वस्तु की प्रचलित वर्ष में कीमतें कितनी हैं? 15, आधार वर्ष में कीमतें कितनी हैं? 10, गुणा कर दो आप 100। तो इसका जो मूल्य अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा? 150। ऐसे आप इस वस्तु का मूल्य अनुपात निकालने कैसे निकलेगा? 20/15 गुणा 100, ये मूल्य अनुपात निकले। इसका मूल्य अनुपात कैसे निकलेगा? 30/20 गुणा 100, ये इसका मूल्य अनुपात निकल जाएगा। फिर अपने को क्या करना है? ये जो मूल्य अनुपात आ रहे हैं, जैसे 150 आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसका आप क्या कर लेना? योग कर लेना। तो इस योग को आप कैसे लिखोगे? सिग्मा आर। ठीक है। फिर आपको सूचकांक ज्ञात करना है, तो सूचकांक के लिए आपको पता है P01। अब आप सबसे पहले ये उठाना, ये क्या है? मूल्य अनुपातों का योग। तो यहां आपने लिया सिग्मा आर। सिग्मा आर क्या है? मूल्य अनुपातों का योग। कितनी वस्तुओं का मूल्य अनुपात निकला है? 3 वस्तुओं का निकला है। तो यहाँ पर n क्या है? वस्तुओं की संख्या। ये आपका सूचकांक का क्या हो गया? सूत्र हो गया। क्लियर है यहाँ तक? एक सूत्र आपके पास, ये तो मूल्य अनुपात का सूत्र है, ये आपके पास है इसका है। ये ध्यान रखना, यहाँ पर आप मूल्य अनुपातों की मध्य रीति से निकाल रहे हो तो इसमें गुणा 100 नहीं करना है, क्योंकि जब अपने मूल्य अनुपात निकाला था उस समय अपने गुणा 100 कर दिया था। आप दोबारा मत करना। अब आप दोबारा देखो इन सूत्रों को। साधारण सूचकांक आपको ज्ञात करना है, तो साधारण सूचकांक ज्ञात करने की 2 विधियां होती हैं। पहली विधि अपने बताई थी सरल समूह रीति, दूसरी विधि अपने पढ़ी थी मूल्य अनुपातों की माध्य रीति। तो इसमें 2 सूत्र हो गए आपके पास दोनों रीतियों की। P01 बराबर है सिग्मा P1 बट्टा सिग्मा P0 गुणा 100। ये आपकी कौन सी विधि होगी? सरल समूह रीति। दूसरा आपका सूत्र है सूचकांक ज्ञात करने की, दूसरे मेथड से भी आप ज्ञात कर सकते हो। देखो इसको तो बोलेंगे सरल समूही रीति है, ये तो ये मेथड है। दूसरा सूत्र था आपका सिग्मा आर अपॉन एन। ये कौन सी रीति का था? आपका मूल्यानुपातों की मध्य रीति। तो अब आपकी ये चीज समझ में आ गई कि भाई सूचकांक ज्ञात करने की 2 रीतियां हैं, 2 मेथड से अपना सूचकांक ज्ञात कर सकते हैं। चाहे आप इस रीति से सरल समूह रीति से ज्ञात करोगे तो ये सूत्र काम में आएगा, और अगर आप मूल्य अनुपातों की मध्य रीति से ज्ञात कर रहे हो तो आपको ये सूत्र काम में लेना। यहाँ पे ध्यान रखना, आर का मतलब क्या है? आर का मतलब है हर वस्तु का मूल्य अनुपात निकालोगे, प्रचलित वर्ष की कीमत है बट्टा आधार वर्ष की कीमत है गुणा 100, ये आपका मूल्य अनुपात आ जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन, यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि भाई मूल्य अनुपात ज्ञात करने की ये जो दोनों विधियां हैं उनमें कौन सी विधि श्रेष्ठ रहती है? तो ये ध्यान रखना, इस विधि का यूज व्यवहार में नहीं होता। व्यवहार में यूज कौन सी विधि का होता है? इस विधि का होता है। अब बात है इस विधि का यूज क्यों नहीं होता? तो इसमें ध्यान रखना आपको, सरल समूह रीति का उपयोग तभी होता है जब सभी वस्तुओं को समान इकाई में मापा गया हो, समान इकाई में मापा गया हो। जब वस्तुओं का मेजरमेंट है वो एक ही इकाई में या समान इकाई में यदि उनका मापन किया गया हो
तब कौन सी विधि काम में आती है? सरल समूह रीति। और ये आपको पता है कि अपन जिन वस्तुओं को काम में लेते हैं उन वस्तुओं को अपन एक इकाई में नहीं मापते। जैसे कपड़ा अपन काम में लेते हैं तो कपड़े को मीटर में मापते हैं, गेहूं अपन काम में लेते हैं तो गेहूं को अपन किलोग्राम में या क्विंटल में मापते हैं, और जैसे अपन दूध काम में लेते हैं तो दूध को अपन लीटर में मापते हैं। तो कहने वाले जिन वस्तुओं को अपन काम में लेते हैं उनकी इकाइयां अलग अलग होती हैं, और जहां पर इकाइयां अलग हो गई तो उस समय ये सरल समूह रीति प्रयोगी नहीं होती। तो सरल समूह रीति का उपयोग कहाँ उपयुक्त रहता है? जहां सभी वस्तुओं को समान इकाई में क्या हो? मापा गया हो। और यह आपको पता है कि अपन जिन वस्तुओं को काम में लेते हैं या लोग जिन वस्तुओं को काम में लेते हैं वो समान इकाई में नहीं मापी जा सकती। इसी कारण से इस रीति का यूज नहीं होता। और कौन सी रीति का यूज होता है? मूल्य अनुपातों की माध्य रीति का यूज होता है। तो ये तो हो गया आपका साधारण या अभारित सूचकांक। अब अपन बात करेंगे दूसरा आपका कौन सा है? भारित सूचकांक, कि भाई भारित सूचकांक कौन सा होता है या भारित सूचकांक का निर्माण कैसे किया जाता है। तो भारित सूचकांक, अभी आपने पढ़ा है कि भारित सूचकांक होते कौन से हैं। तो आपको ये बताना है जब विभिन्न वस्तुओं के सापेक्षिक महत्व को ध्यान में रख करके या उनके सापेक्षिक भार को ध्यान में रख करके जो सूचकांक ज्ञात किया जाता है उस सूचकांक को अपन क्या बोलते हैं? भारित सूचकांक। भारित सूचकांक ज्ञात करने के लिए वही दो रीति हैं। पहली अपने क्या पढ़ी थी? मूल भारित भारित समूही रीति, एक मेथड तो आपने ये पढ़ा था। दूसरी मेथड अपने पढ़ा था मूल्यानुपातों की भारित माध्य रीति। मूल्यानुपातों की भारित माध्य रीति, ये दो मेथड है भारित सूचकांक ज्ञात करने की। अब जैसे अपन पहली बात करें भारित समूह रीति। भारित समूह रीति से सूचकांक कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखो इसका तरीका बहुत इजी सी है। जैसे अपन सरल समूह रीति का अपने सूत्र लिखा था P01 बराबर, सूत्र लिखा था अपने, सूत्र में ये लिखा था अपने सिग्मा P1 बट्टा सिग्मा P0 गुणा 100, ये सूत्र अपने लिखा था। ठीक है। अब अपने को जब भारित समूह रीति मतलब भार आपको देना है तो यहां पर ध्यान देना, आपको यहां पर भार किस अनुपात में देना है? Q0 के अनुपात में। क्या देना है? Q0 के अनुपात। Q0 का मतलब होता है कि आधार वर्ष की मात्रा। क्या होता है ये? आधार वर्ष की मात्रा। दोबारा सुनो, देखो भार कैसे दिया जाता है, मतलब वस्तुओं का अलग अलग सापेक्षिक महत्व कैसे ज्ञात किया जाता है। आपको पता है कि जिन वस्तुओं को अपन काम में लेते हैं सबको समान अनुपात में काम में नहीं लेते। जितनी गेहूं को अपन काम में लेते हैं नमक उतना काम में नहीं लेते। तो कहने मतलब जितना चीनी काम में लेते हैं उतना नमक काम में नहीं लेते। तो कहने मतलब गेहूं के उपभोग का अनुपात अपना अलग है, चीनी का अलग है, नमक का अलग अलग है। यदि उनकी क्वांटिटी के आधार पर अपन दे दें भार तो वो तो कौन सा हो जाएगा? मात्रा के आधार पर भार। ऐसा भी हो सकता है अपन कीमतों के आधार पर भी भार दे सकते हैं। भाई जिन वस्तुओं को अपन काम में लेते हैं सबकी कीमतें एक जैसी नहीं होती, कुछ वस्तुओं की कीमतें ज्यादा होती हैं, कुछ की कीमतें क्या होती हैं? कम होती हैं। तो कीमतों के आधार पर भी भार दिया जा सकता है। या आप ये कह सकते हो कि साहब वस्तुओं के उपभोग पर जो व्यय किया जाता है, खर्चा किया जाता है, उस खर्चे के आधार पर भी भार दिया जा सकता है। अब बात अगर अपन ये करें कि भारित समूह रीति में भार किस आधार पर दिया जाता है तो आपको ये लाइन याद रखनी है कि ये भार दिया जाता है आधार वर्ष की मात्रा के अनुपात में। क्या दिया जाता है? आधार वर्ष की मात्रा के अनुपात में। ये लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी। जब आधार वर्ष की मात्रा के अनुपात में भार देते हैं तो इसका मतलब आपको P0 को भी P1 को भी किससे गुणा करना है? Q0 से, और इसको भी किससे करना है? Q0 से गुणा करना है।
कहने का मतलब ये हो गया कि भारित समूही रीति का सूत्र क्या हो जाएगा, जैसे अपन ने सरल समूह रीति लिखा था सूत्र वैसे ही लिखना है, सिर्फ आपको क्या करना है, इधर Q0 से गुणा करना है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ P का मतलब है प्रचलित वर्ष की प्राइस, ठीक है ना, और P0 का मतलब है आधार वर्ष की प्राइस, Q0 का मतलब है आधार वर्ष की मात्रा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा कि जैसे मान लो कि ये आपको वस्तु दे दी, इधर ये वस्तु दे दी, जैसे अपन दो ही वस्तु लिख लेते हैं, ए है एक वस्तु, दूसरी वस्तु है बी, और यहाँ पर मान लो एक आधार वर्ष दे दिया 2011 को अपने आधार मानना है, इनकी कीमत 10 रुपये दे दी, इसकी कीमत है 20 रुपये दे दी, और आपसे ये पूछ लिया, ये तो आधार वर्ष की क्या दे दी, प्राइस दे दी, यहाँ पर इसको प्राइस को मैं लिख रहा हूँ P0, ये तो कीमत दे दी। इधर आपको क्वांटिटी भी देगा, 2011 की आपको दोबारा लिख रहा हूँ मैं, पूरे को ये में देखो, यहां पर मान लेते हैं ये तो है वस्तु 2, और ये आपको 2011 आधार वर्ष दे दिया। 2011 में कीमतें क्या है और 2011 में इन वस्तुओं की कितनी कितनी क्वांटिटी काम में ले जा रही है। जैसे कीमत को अपन लिख देते हैं P0, क्वांटिटी को अपन लिख देते हैं Q0, क्योंकि 2011 को क्या मानते हैं अपन, आधार मानते हैं। और यहाँ अपन ने ले ली 2015 ले ली, तो 2015 की यहाँ पर कीमत भी आपको दी जाएगी। 2015 की प्रचलित की वर्ष है तो उसको अपन मान लेते हैं P1। यहाँ पर इसकी मात्रा भी आपको दी जाएगी, ठीक है, और मात्रा को अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर Q1। अब आपको सूचकांक ज्ञात करना है। कौन सी रीति से ज्ञात करना है, भारित समूह रीति से सूचकांक ज्ञात करना है। तो भारित समूह रीति से सूचकांक ज्ञात करने के लिए आप पहले क्या करोगे, इस P1 को आप Q0 से क्या करोगे, गुणा करोगे, तो ये आपका आ जाएगा P1 Q0। मतलब यहाँ वस्तुओं की संख्या होगी, जैसे अपन ने वस्तु A और B दो ली, इनकी कीमत दी हुई मिलेगी, जैसे इसकी 10 रुपया, इसकी 20 रुपया। इनकी क्वांटिटी जैसे मान लो इसकी 4 क्वांटिटी काम ले रहा है, इसकी 2 क्वांटिटी काम ले रहा है। अब 2015 में जो वस्तु 10 रुपये की थी वो वस्तु अपन मान लेते हैं कि 20 रुपये की होगी। इसकी जो क्वांटिटी पहले 4 काम में ली जा रही थी, अब मान लो कि 3 ही क्वांटिटी काम में ली जा रही है। जो वस्तु की कीमत 2011 में 20 रुपये थी, 2 क्वांटिटी काम में ली जा रही थी, 2015 में वो वस्तु कितने की होगी, 30 रुपये की होगी, और इसकी 5 इकाई काम में ली जा रही है। अब आपको सूचकांक ज्ञात करना है। सूचकांक भी कौन सी विधि से ज्ञात करना है, भारित समूह रीति से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रचलित वर्ष की प्राइस को आधार वर्ष की क्वांटिटी से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। प्रचलित वर्ष की प्राइस 20 रुपये है, आधार वर्ष की क्वांटिटी कितनी है, 4 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 80। फिर उसके बाद में प्रचलित वर्ष की प्राइस 30 रुपये है, क्वांटिटी कितनी है 2, ये कितना हो जाएगा 60 रुपये। एक तो आपको ये, दूसरी आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, P0 Q0 की, इसकी जरूरत पड़ेगी। ये कैसे ज्ञात करोगे, प्रचलित वर्ष की मात्रा, सॉरी आधार वर्ष की मात्रा और आधार वर्ष की क्वांटिटी को गुणा करो, कितनी हो गई 40, इसको गुणा करो दोनों को, कितनी हो गई, ये भी 40, इनका योग कर लो, इसका योग कर लो, इसके योग को लिखोगे सिग्मा P1 Q0, इसके योग को लिखोगे आप सिग्मा P0 Q0, इन दोनों का आप योग कर लेना। जैसे इसका योग कितना हुआ 80 और 60 140, 140, इसका योग कितना हुआ, इसका योग हो गया आपका 80। अब आपका सूचकांक का सूत्र क्या हो जाएगा, P01 बराबर सिग्मा P1 Q0 बट्टा सिग्मा P0 Q0 गुणा 100। इसकी जगह आप 140 लिखो, 140 बट्टा इसकी जगह पर आप क्या लिखो 80 लिखो, और गुणा क्या कर दो 100, ये आप उत्तर निकाल लेना। तो ये आपका क्या आ जाएगा, भारित समूह रीति से सूचकांक ज्ञात हो जाएगा। तो अपने एक मेथड तो ये पढ़ लिया कि भाई भारित समूह रीति से सूचकांक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसका सूत्र आपको याद रखना है, P01 बराबर
सिग्मा P1 Q0 बट्टा सिग्मा P0 Q0 गुणा 100। ये आपका सूत्र हो जाएगा, याद रखनी। दूसरी है आपकी मूल्यानुपातों की भारित माध्य रीति। ये अपन अगली क्लास में करेंगे।